सो हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, झकास। सबसे पहले तो सीबीएसई का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल ही गया होगा कि इस बार आपको अकाउंटेंसी के आंसर शीट में कोई फॉर्मेट जो है नहीं मिलने वाला है। हम जो है रेगुलर आपके लिए ये जो क्लासेज लेके आ रहे हैं इनमें वन शॉट प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग लेके आ रहे हैं। इट मीन्स ये वन शॉट देखने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। ये वन शॉट देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने वन शॉट को डिजाइन किया है जिसने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसको रिवाइज करने हैं सारे कंसेप्ट। साथ के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, प्यारे से बच्चे, जिन्होंने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं की लेकिन अभी समय थोड़ा कम है तो इन डिटेल वो नहीं जा सकते, तो वो भी अगर ये वन शॉट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। वन शॉट का मतलब क्या होता है कि ठीक है, धे धनाधन फटाफट कंप्लीट कर दो चैप्टर को, कि चैप्टर में क्या क्या कुछ है उसका ओवरव्यू दे दो। नहीं, ओवरव्यू नहीं, इन डिटेल हम बात करेंगे वन शॉट में भी। ठीक है, तो छोटे छोटे डिजाइन है आपके लिए, जो मेहनत की है हम लोगों ने उसको आप एंजॉय कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वो मैं लेके आया था। उसके बाद रोशन सर, प्यारे रोशन सर जो है वो लेके आए थे आपके लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का पूरा केस। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपका चाहे चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर हुआ हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से हुआ हो, चाहे रिटायरमेंट एंड डेथ की वजह से हुआ हो। इसके अलावा इन डिटेल मैंने इसी चैनल के ऊपर शिखर 2.0 जो बैच हमारा चल रहा है उसमें कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो डिटेल में पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वन शॉट में सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज आपके करवा दिए गए हैं। ऑल्दो कंसेप्ट हमारा अगर वन शॉट में ही कवर हो जाता है तो हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको लगे कि नहीं सर डाउट है, वहाँ जाना चाहिए हमें, तो आप जाइए और देखिए, टॉपिक वाइज आपको वीडियोज वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में वन शॉट। तो उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मैं आपको कहूँगा। बात यह है, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोगों, प्लीज़ 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 कर लो यार। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और 5 जनों को शेयर कर दो। अभी मत करो, वीडियो देखो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की। हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही हम क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये अराइज हो जाता है कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या अलग है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग है? तो जी हाँ माय डियर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिल्कुल अलग अलग है। ये डिफरेंस जो है सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बैक टू बैक कई सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करते चलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक रोड मैप है, ओवरव्यू है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 9 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। ये 9 टॉपिक 1 to 1 अगर आप कवर कर लेते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो आपका कवर है। ठीक है, संपूर्ण हो आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है अप्रोक्स 8 मार्क्स का जो है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाने वाला चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको छोटा मिलेगा, और एक तो आपको 1 1 मार्क के भी देखने को मिल सकते हैं। तो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा वेटेज लेके रखता है और बहुत बड़ा है नहीं है। ठीक है, साधारण सा है, सिंपल सा है, आराम से देखिए समझिए, हो जाएगा, कोई यहाँ पे परेशानी आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। कि पार्टनरशिप और फर्म के बीच में जो डिसोल्यूशन का जो डिफरेंस है, जो भेद है, जो माइनर सी लाइन है वो बताइए। तो आपको बता दूं ये लाइन जो है ये माइनर सी नहीं है, ये लाइन बहुत बड़ी है। एक आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पीछे आप पढ़ के आए हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है भाई? मेरे पहले ये पार्टनर थे, ठीक है, 3, ठीक है, तीनों मिलके क्या कहलाते थे? तीनों को मिला के हम क्या कहते थे? फर्म। इट मींस बिजनेस। हुआ यूं कि इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप, जो एग्रीमेंट था, जो नियम कायदे कानून थे, उनमें इन्होंने थोड़ा सा कुछ चेंज किया। और चेंज क्या किया इन्होंने? बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर लिया। कि पहले 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे करेंगे हम? चेंज हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि अब सबका साथ सबका विकास, सब बराबर 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 चलेंगे, सबको मिला के अभी भी हम क्या कहते हैं? फर्म। पुरानी पार्टनरशिप जो थी वो ये थी, ये क्या थी? पार्टनरशिप। ये भी क्या है? पार्टनरशिप।
पुरानी पार्टनरशिप जो है वो अब नहीं रही, वो चेंज हो गई, नई पार्टनरशिप बन गई है। क्या फर्म में कुछ चेंज हुआ? नहीं सर, फर्म बिजनेस तो पहले भी चल रहा था और बिजनेस अब भी चल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हमने कहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी को अगर मैं टेक्निकल टर्म में एक और नाम दूं तो मैं इसको कह सकता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते ही हैं क्या होता है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी टाइप का कोई बदलाव हो जाए, कोई चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ जोड़ रहे हो? 3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। हाँ बेटा, 3 बंदे बिजनेस कर रहे हैं तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका नियम धर्म जो है वो बेसिकली यही है। इस डीड में अगर इन्होंने कुछ चेंज कर दिया तो पुरानी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी, फाड़ दी जाएगी नई पुरानी डीड, और नई डीड उसकी जगह रिप्लेस कर दी जाएगी। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप जो है ना वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसकी जगह नया अवतार हुआ है, लेकिन बिजनेस जो है स्टिल कंटिन्यू। यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है। ये 3 पार्टनर थे, ठीक है। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने चेंज किया, एक छोड़ के चला गया या एक आ गया, कोई भी सिचुएशन, रिटायरमेंट, एडमिशन, सब इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। वो सारी बातें हम करेंगे कि अब बेसिकली पार्टनरशिप चेंज हो गई है ना, तो पहले 3:1 में राइट था हर चीज पे, अब 1:1:1 में हो जाएगा। तो ये भाई बोलेगा कि भाई मैं मेरा शेयर कम क्यों करूं, मेरे से खरीदो तुम लोग, ठीक है। आप गेन कर रहे हो, पहले आपको 1/6 मिलता था, अब आपको 1/3 मिलेगा, तो आप क्या कीजिए? मेरे से खरीद लीजिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा सेटलमेंट होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी होता है, गुडविल की वैल्यूएशन भी होती है। बहुत सारे टॉपिक जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़े थे, इन डिटेल मैंने पढ़ाए थे, वन शॉट आपके प्यारे रोशन सर लेके आए थे। अब बात करते हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की हम, तो ये तीनों मिलके बिजनेस कर रहे थे और क्या था? फर्म। विचार नहीं मिल रहे, या बिजनेस इलीगल है, या फिर कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया, कई सारे रीजन हो सकते हैं। वो रीजन भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस फर्म को ही बंद कर दो। रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये, ठीक है। एग्रीमेंट चेंज नहीं कर रहे। कोई रास्ता है बच सकता है बिजनेस? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सोच के देख लिया हर एंगल से, बिजनेस को जो है हमें बंद ही करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस बार जो है फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए ये चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि फर्म क्या होती है। तो कंबाइंडली हम पार्टनर्स को जो है क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। तो बिजनेस जो है वो बंद हो जाए, बिजनेस जो बंद हो जाए, उस बिजनेस को हम क्या, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा तो सेल और परचेज वाली तो सर बात ही खत्म हो गई, रिवैल्यूएशन की बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे तो रियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रियलाइजेशन की। वसूल करना पड़ेगा, एसेट्स को मार्केट में बेच दो, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, बचा हुआ बांट लो, ठीक है, और अपने अपने घर निकल लो। वो वाला काम यहाँ पे होना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम उसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग तक पहुंचेंगे, बट उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमें और कवर करने होंगे। अच्छा सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की आपने बात तो कर ली, लेकिन एग्जाम में हम वो थोड़ी ना लिखेंगे जो आपने हमें बताया। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी एक डिफरेंस के बारे में, बट 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है कि आप इसको डिस्क्राइब करो। ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना होता है। तो सारे डिफरेंस जो है वो आपको देखने जरूरी है, क्योंकि कौन से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ लिया जाए। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इट इज द ओनली चेंज इन द प्रेजेंट एग्रीमेंट द फर्म में कंटिन्यू। बस प्रेजेंट एग्रीमेंट में कुछ चेंज हुआ है, फर्म जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा भाई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज रहेगी, नोट टू बी क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट्स इंटरवेंशन, देयर इज नो कोर्ट्स इंटरवेंशन। बेसिकली कोर्ट को क्या लेना देना यार भाई? तुम लोग पहले किसी और रेशियो में बांट रहे थे, अब और में बांट रहे थे, नई डीड बनवा लो, कल को डिस्प्यूट होगा तब कोर्ट के पास आ जाना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोर्ट को यहाँ इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोर्ट होता है। इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ क्या करते हैं हम? रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे बात किसकी आती है? रिवैल्यूड की जाती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेचर की अगर मैं बात करूँ तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरीली, इट इमर्ज आउट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, बात क्लियर है। अब आते हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? बिजनेस यहाँ पे तो क्या होता है आपका? कंटिन्यू रहता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बेस में बिजनेस जो है आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है। इन दिस सिचुएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नेसेसरीली क्लोज्ड। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट की सिचुएशन क्या थी?
नोट टू बी क्लोज्ड। आगे बढ़े, द कोर्ट्स इंटरवेंशन इज डीम्ड नेसेसरी। समटाइम जरूरत पड़ जाती है भाई, कोर्ट में पता होना जरूरी है ये चीज़ की कि हमने बिजनेस जो है वो बंद कर दिया, कल को किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट हो तो वो सेटल किया जा सके। और सम टाइम तो डिसोल्यूशन का रीजन ही क्या होता है, कोर्ट आता है और बोलता है बंद करो इस धंधे को, तुम लोग इलीगल एक्टिविटी चला रहे हो, या इस टाइप का कुछ करेंगे आगे बात। एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो एसेट्स जो है वो क्या की जाती है, रियलाइज की जाती है, ना कि रिवैल्यूड की जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में बी बोथ वॉलेंट्रीली और कंपल्सरी, दोनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, या तो खुद से आप कर दीजिए या फिर कंपल्सरी जो है डिसोल्यूशन आपको करना होगा। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीज़ें लिख दी हैं हमने, यहाँ पे समझा दी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट सेशन आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन। सीधी सी बात है, बात वही हो रही है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या बनता है, रिवैल्यूएशन बनता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या बनता है, रियलाइजेशन बनता है। रिवैल्यूएशन का काम क्या होता है कि देखो भाई एसेट्स और लायबिलिटीज जो है एग्जिस्टिंग वैल्यू ये है उनकी, बट एज पर न्यू एग्रीमेंट हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में जो भी मतलब पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट है वो सेटलमेंट करवाना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करवाना होता है, रिवैल्यूएशन। चलो बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां पे बाद में आते हैं हम, ठीक है। एक तो होता है रिवैल्यूएशन, एक होता है आपका रियलाइजेशन, ठीक है। अब दोनों में जो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, दो पार्टनर थे आपके, ठीक है। इन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। अब इन्होंने चेंज करके उसको कर लिया 1:1। इनकी जो बैलेंस शीट थी ना, इनकी बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स थी, और इन सारी एसेट्स की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख। तो लाइबिलिटीज का टोटल भी कितना होना है, 1 लाख ही होना है, जिसमें से आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो थी वो 20,000 थी। कितनी थी, 20,000। तो 80,000 क्या हो गई इनकी कैपिटल, ठीक है। इनकी कैपिटल हो गई 80,000। इस 80,000 में से मान लो दोनों की कैपिटल जो है 50K एंड 30K थी। अब ये बोल रहे हैं ये ए है और ये बी है। ए कह रहा है कि देख भाई मेरा शेयर जो है वो कम हो रहा है, तेरा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का एक सर्टेन पार्ट मैं आपको सेल कर रहा हूं, तो उसके हिसाब किताब से जो कैपिटल का जो लेन देन है अपना वो भी हमें कर लेना चाहिए। मतलब क्योंकि आज की डेट में बैलेंस शीट देखने को ऐसे मिल रही है तो हम हिसाब किताब कर रहे हैं कि भाई तेरे 50,000 है, मेरे 30,000, इसके अकॉर्डिंग कर ले, बट रियलिटी ये नहीं है। बैलेंस शीट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, उनको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू हमने कितनी दिखा रखी है, 50,000, लेकिन आज की डेट में अगर मार्केट में हम उसको बेचने निकले तो वो 70,000 की है। दूसरा, यहाँ पे कोई स्टॉक है जिसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है। ऐसी कई सारी सिचुएशन है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक ये, इस बैलेंस शीट को हमें क्या करना होता है, सही करना होता है, सही करना होता है, आज की डेट में हमें लेके आना होता है, ताकि हिसाब किताब जो है वो प्रॉपर्ली हो पाए। तो आज की डेट में लेके आने के बाद लिए हम क्या करते हैं, इन एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन पे कुछ बढ़ती है कुछ कम होती है, बट ऑब्वियस है यार, एसेट बढ़ेगी तो फायदा होगा, कम होगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। लाइबिलिटीज बढ़ेगी, नुकसान वाली बात है, कम होगी, फायदे वाली बात है। सब कुछ कर कर आके फाइनली जो टोटल प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है विद हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं पे एक अकाउंट होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, जो क्या कहता है कि एक्चुअल वैल्यू इनकी क्या है क्या नहीं, हमें उस पर नहीं लेके आना। हम तो क्या करते हैं, मार्केट में बेचने निकलते हैं, इनको क्या करते हैं, बेचने निकलते हैं और बेच देते हैं। सारे एसेट्स बेच दी इन्होंने, पैसा आ गया टेबल पे रख लिया। अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। एक्चुअल लाइबिलिटी 20,000 है, हो सकता है पेमेंट में हमें 25,000 करना पड़े, कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा हो, या कम में भी कोई मान जाए कि यार भाई हम तो बंद कर रहे हैं बिजनेस, काम चला ले, मान गए जो भी कुछ है, और बचा हुआ कहाँ पे चला जाता है, कैपिटल में। तो रियलाइजेशन जो है ना वो बेसिकली रिवैल्यूएशन का काम नहीं कर रहा है, वो रिवैल्यूड नहीं कर रहा है, वो तो बेच ही रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन कब बनता है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और रिवैल्यूएशन कब बनता है, इन केस ऑफ
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए अब बात कर लेते हैं रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन की मीनिंग की। अगर मैं बात करूं, इट रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या करता है? सेल नहीं करता एसेट्स को और ना ही लायबिलिटीज को पेमेंट करता है, उनका रिवैल्यूएशन करता है। इट रिकॉर्ड इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। टाइम कब बनता है रियलाइजेशन? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। ये कब बनता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। या आप कह सकते हैं कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में। पर्पज क्या है बनाने का? भाई पर्पज ये है रियलाइजेशन जो है कि लास्ट में जो है एसेट्स और लायबिलिटीज का जो सेटलमेंट हो, मतलब एसेट्स से आपने रियलाइज किया, लायबिलिटीज का पेमेंट किया, इस सारे प्रोसीजर से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो हम पता कर लें। और यहाँ पे हमें पता करना होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन है उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये पता करना और पार्टनर्स में पहुँचा देना। दोनों अकाउंट देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। गीता और बबीता वाला सा सिस्टम है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। नाम एक जैसे से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, लेकिन दिन रात का इनमें फर्क है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन, कौन सा कब बनता है, क्यों बनता है, ये सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा क्या है कैजुअली ले जाता है, और स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कहूँगा कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन अगर पूछ लिया गया एग्जाम में, ठीक है, तो 1 मार्क में पूछ लिया गया तो वो सारे बच्चे जो 1-1 मार्क्स के लिए लड़ते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो मेरे पढ़ाकू बच्चे हैं, ठीक है, धुरंधर बच्चे हैं, वो स्पेशली इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अकाउंटिंग, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका आता है बाय एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में पहले से एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अपन इस सिचुएशन में ऐसा होने पे, इस डेट को या ये काम होने पे फर्म का जो है वो डिसोल्यूशन कर देंगे। सेक्शन 40 यहाँ पे अप्लाई होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। सेक्शन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मोड ऑफ डिसोल्यूशन की जो सेक्शंस है वो बिल्कुल सीरीज में है, तो अगर ध्यान रहे बहुत बढ़िया, नहीं ध्यान रहे कोई बात नहीं। नेक्स्ट होता है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन। समटाइम क्या होता है, सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि आपको डिसोल्यूशन करना पड़ जाता है, ठीक है, कंपल्सरीली हो जाता है। लाइक मेरी पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी, 2 बंदे मिलके बिजनेस कर रहे थे, पटाखे बनाने की बिजनेस था हमारा। अचानक से गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रिलीज किया कि भाई आप पटाखे बनाने जो है बैन है, पटाखे बेचना भी बैन है, आप पटाखे बेच ही नहीं सकते। अब हम क्या करें भाई? अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हमारा बिजनेस जो है अगर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो वो इलीगल हो जाता है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम कंपल्सरीली डिसोल्यूशन। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, सम टाइम ऐसी कंटिजेंसीज हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस केस में हमें जो है बिजनेस जो है बंद करना ही करना पड़ेगा। तो वो कंटिजेंसीज क्या होती है ऐसी? 2 पार्टनर थे आपके, ये और ये दोनों मिलके बिजनेस कर रहे थे। ये भाई साहब जो है इनकी या तो क्या हो गई, डेथ हो गई, या ये इंसॉल्वेंट हो गए, या इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जो देश के नियमों के विरुद्ध है, ठीक है, मतलब देशद्रोही का इनके ऊपर आरोप लग गया है। ऐसी कोई भी सिचुएशन, मतलब डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो गए, तो ये बंदा जो है ये पार्टनर बनने के लिए अचानक से लायक ही नहीं रहा। अब ये क्या रह गए हैं, अकेले हो गए हैं। अकेले तो पार्टनरशिप नहीं चला सकते ना, अकेले तो सोल प्रोप्राइटरशिप चलाएंगे। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ऐसी कुछ कंटिजेंसीज आ सकती है जो आपने कभी सोची नहीं थी, जिनकी वजह से भी बिजनेस बंद हो सकता है। बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल, एक राइट दिया गया है पार्टनर को कि भाई अगर किसी को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक नोटिस देगा, और वहां पे सबकी सहमति वाली वो सब कोई बात नहीं है, हम बिजनेस उसी टाइम पे बंद कर देंगे। बाकी ये सारे जो केसेस हैं ये क्या है, वॉलंटरली सब के सब बैठे और सबका मर्जी है कि नहीं हमें बंद करना है बिजनेस, तो बंद कर सकते हैं वो किसी भी मोमेंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट यहाँ पे जो है एक सिंगल पार्टनर जो है वो नोटिस देगा कि भाई मेरे को ये बिजनेस जो है कंटिन्यू नहीं करना है, इस केस में भी बिजनेस बंद किया जा सकता है। सेक्शन आप देखते जा रहे हो 40, 41, 42, 43 एंड द लास्ट वन, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय द कोर्ट। इसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन कह देते हैं।
करना ही करना पड़ेगा आपको बंद। कोर्ट आया और आके ताले लगा दिए। ताले क्यों लगा देता है कोर्ट? सम टाइम इसलिए लगा देता है कि आपके ऊपर लोन वोन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग पहुंच गए हैं कोर्ट में, स्टे आ गया है, बैंक के लोन का आपने पेमेंट नहीं किया, उस केस में कोर्ट ताले लगा जाता है। सम टाइम पार्टनर्स ने ही आपस में क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया, नहीं बन रही है उनकी, और एक कोर्ट में जाके पहुंच गया और उसने जाके वहाँ पे साबित भी कर दिया कि ये बिजनेस जो है बंद करवाओ, ये गलत कर रहे हैं एंड ऑल जो भी है। तो उस केस में भी अगर डिस्प्यूट उनके बीच में हो रखा है, मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट आके ताले लगवा देता है। और कई सारी सिचुएशन है जब कोर्ट आके यहाँ पे आपको बोल देता है भाई बंद करो, ये क्या लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय द कोर्ट। तो ये केसेज हैं आपके, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे हल्का सा, ठीक है। पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पूछ लिया गया तो वहाँ पे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई सर ने पढ़ाया नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और जो क्रक्स है इस वीडियो का, जहाँ से आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स मिलेंगे, 90% मार्क्स मिलेंगे, वो है आपका अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग के ऊपर बात करते हैं। सर 10% मार्क्स के लिए बाकी सारी चीज़ें, भाई अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनमें, उनके बिना अकाउंटिंग जो है पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग की। देखिए कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो पढ़ने के लिए हमें पीछे के चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अगर आपको थोड़ा आइडिया है, आप बिल्कुल लायक हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ने के लिए। क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज हमें होने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट के बाद आप सीधा का सीधा ये जो 5th चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या आप 6th कह दीजिए अगर डेथ और पार्टनर को आप अलग अलग चैप्टर मानते हैं तो इस चैप्टर के ऊपर आप सीधा आ सकते हैं आफ्टर चैप्टर 1, ठीक है। यहां पे जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि जब भी बिजनेस बंद हो रहा है, तो यहां पे हमें एक चीज समझनी होगी। इस कंसेप्ट को मैं नाम देता हूं यहां पे, हमें यह सीखना है हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें क्या सीखना है? हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हमारा काम क्या है? हमारा काम ये थोड़ी एसेट्स को बेच के आना, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, ये काम हमारा नहीं है, गलतफहमी मत पालना। ये काम के लिए कोई और बंदे को हम डिप्यूट करते हैं, वो ये सारा प्रोसीजर करता है। हमारा काम तो अकाउंटिंग का है। और अकाउंटिंग में भी हमें क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके रख देना है, बंद कर देना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे आपको 4 स्टेप दे रहा हूँ। ये 4 स्टेप ढंग से समझ लीजिए, सीख लीजिए। सीख लिया, डिसोल्यूशन आपका हो गया। सिर्फ 4 स्टेप आपको अप्लाई करके देखनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो 4 स्टेप में क्या करना है? हमें आंख बंद करके चलो क्वेश्चन के ऊपर, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते चलो। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। उस बैलेंस शीट में एक साइड आपको एसेट्स गिवन होगी, एक साइड आपको लाइबिलिटीज गिवन होगी। आपको क्या करना है? रेस्पेक्टिव अकाउंट में वो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देनी। अब रेस्पेक्टिव अकाउंट की बात आते ही यहाँ पे आ जाता है कि डिसोल्यूशन के केस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करते हैं? टोटल 4 अकाउंट बेटा जी हम यहाँ पे ओपन करते हैं। द फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करते हैं वो करते हैं कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट भी आप कह सकते हैं, कैश या बैंक कोई सा भी। एक हम करते हैं पार्टनर्स लोन। ये अकाउंट जो है 3rd नंबर जो आपका अकाउंट है, ये इफ है, कंडीशनल है। ये जरूरी नहीं है आपका ओपन हो। अगर पार्टनर्स का लोन है तो ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। एंड द फाइनल वन हीरो इस चैप्टर का, और वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऐसे करके हम 4 अकाउंट ओपन करते हैं। इन 4 अकाउंट में आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना सा करना है, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो रेस्पेक्टिव अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर देनी है। अब एक बैलेंस शीट ले लीजिए। इस वीडियो को देखते देखते आपको क्या करना है? एक काम करना है प्रैक्टिकली, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, ये आपको करना है। अगर ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते हो आपको अकाउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ कर लो यार, मानो मेरी बात। 4 फॉर्मेट बनाने हैं आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पहले तो बैलेंस शीट ले लीजिए, कोई भी बैलेंस शीट ले लीजिए अपनी बुक में से, किसी भी चैप्टर से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसोल्यूशन से लोगे तो वो प्रैक्टिस आपके आगे काम में आ जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं। आपके पास डीके गोयल है, एस सी शर्मा साहब की बुक है, या फिर टीएस ग्रेवाल है, या फिर एनसीईआरटी है, कोई भी बुक अगर आपके पास है, उस बुक में से एक क्वेश्चन आप उठा लीजिए फ्रॉम द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और उस क्वेश्चन को अपने सामने रख लीजिए। इस वीडियो के साथ साथ उस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हुए चलिए, देखिए सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे। फिर अगेन एंड अगेन 5 से 6 क्वेश्चन के ऊपर वो स्टेप्स अप्लाई कर देना, आपको लगेगा अरे क्वेश्चन तो होने लग गया,
ठीक है, बनने लग गया क्वेश्चन हमसे। तो करना क्या है, जो क्वेश्चन आपने उठाया है उस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट अब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आते हैं। तो एक रजिस्टर लीजिए, उस रजिस्टर में एक फॉर्मेट बनाइए आप पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर का आप कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन आपने पिक किया है बुक से, उस क्वेश्चन में जो पार्टनर्स, जितने पार्टनर है उस बैलेंस शीट में उतने पार्टनर्स के आप कॉलम बना लीजिए। एक आप अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश बैलेंस दे रखा है या बैंक बैलेंस दे रखा है, अकाउंट बना लीजिए। या फिर उस क्वेश्चन में नीचे देख लीजिए कौन सा अकाउंट आपको बनाने के लिए कह रहा है, एंट्री करने के लिए कह रहा है तो भी आप अकाउंट बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, एक अकाउंट आपको बनाना है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक कंप्लीट पूरे पेज पे बना लेना, ठीक है, फॉर्मेट बना लेना। रियलाइजेशन का फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। कैश या बैंक अकाउंट आप बना रहे हो उसका फॉर्मेट भी क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। हो रहा है काम, साथ साथ में करते जाना भाई ये काम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, 3 बना लिए। सर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए, देखिए वहां पे पार्टनर्स लोन है कि नहीं है। अगर आपकी बैलेंस शीट में पार्टनर गिवन है ए बी सी, तो देखिए एज लोन, बीज लोन, सीज लोन कुछ दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है तो ही बनाना है। अगर आपको वहां बैलेंस शीट में गिवन है मिसेज एज लोन, मिसेज बीज लोन, तो भाई ए की वाइफ जो है ना वो पार्टनर नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का सेटलमेंट रियलाइजेशन से होगा, उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा। सेपरेट अकाउंट हम किसका बनाते हैं, पार्टनर्स लोन का। तो पार्टनर्स लोन अगर आपके उस क्वेश्चन में जो आपने पिक किया है अभी उसमें अगर है तो आप बनाइए, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो फॉलो कीजिए आप, ठीक है, तभी इस वीडियो का मजा आएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो करना क्या अब आपको, सबसे पहले काम थी जी सर फॉर्मेट बन गया। देखो वीडियो पॉज करते चलना और चीज काम जो है अपने करते रहना। रिकॉर्डेड वीडियो देने का मोटो बेसिकली यही है, ये क्लास लाइव भी लेके आ सकते थे ताकि आप वीडियो पॉज करें और जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ही देखनी है। जो क्वेश्चन आपने पिक किया उसमें बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में से कुछ आइटम आपको पहुंचा देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि स्टेप 1 क्या कह रही है, सारी बैलेंस शीट उठा के इन 4 रेस्पेक्टिव अकाउंट में पहुंचा देने हैं। सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। उस क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ होगा, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी। ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा, आपको जो बैलेंस शीट आपने ली है क्वेश्चन में जो पिक की है उसके नीचे मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं इधर का आइटम बोलूं पार्टनर्स कैपिटल में पहुंचाने का, इधर पहुंचाओ, इधर का कोई आइटम बोलूं यहां पहुंचाओ, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो उसको भी पहुंचा दो कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर करंट अकाउंट तो अलग से बनाते हैं ना, देखो अलग अलग थॉट प्रोसेस है। कई डिसोल्यूशन के केस में क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, मतलब वो बिजनेस तो बंद होने जा रहा है और उनको क्या पड़ी है कि भाई कैपिटल जो है वो फिक्स मेथड से हम मेंटेन करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग से। अरे भाई छोड़ो अब तो यार, अब तो बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो डिसोल्यूशन के केस में कोई करंट अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग की बात ही नहीं रही अभी। तो कैपिटल जो है वो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग की बात ही नहीं रही, तो काहे का करंट अकाउंट। आप क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है सर। पार्टनर्स कैपिटल में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देना है। अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ दिया हुआ हो तो यहाँ आ जाएगा। अब होना क्या है, इधर दिया हुआ है, इट मींस करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। यहाँ आते वो क्या हो जाएगा, बाय करंट अकाउंट हो जाएगा, इट मींस वो डेबिट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं, करंट कर लेना इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा आपका ये बैलेंस, और अगर यहां से यहां बैलेंस जा रहा है तो बाय करंट अकाउंट हो रहा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री बन सकती है आपकी। तो आपने ट्रांसफर किया है। लेजर से अगर आपको जर्नल बनानी आती है, बहुत मतलब मजे हो जाने हैं आपके, मजे हो जाने, आधा काम आपका हो जाना है भाई। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे आपने लिखा बाय बीज करंट अकाउंट, तो मतलब बी का करंट अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट, तभी तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग गई है, तो ये आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है सर। कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, और क्या करना है। अब उस बैलेंस शीट में देखिए कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉस अगर आपको दिख रहा है तो वो ट्रांसफर कर दीजिए,
ये क्या होता है, चलो ये भी बता देते हैं। 5 आइटम देखने हैं आपको। P&L दिख रहा है, ट्रांसफर कर दो। जनरल रिजर्व दिख रहा है, ट्रांसफर कर दो। आपको अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, एक बार ट्रांसफर कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है, ट्रांसफर कर दो। कंटिजेंसी रिजर्व दिख रहा है, ट्रांसफर कर दो। ठीक है, या रिजर्व फंड भी दिख सकता है जनरल रिजर्व की जगह। प्रोविडेंट फंड दिखे तो मत करना, वो लाइबिलिटी होती है। ये 5 नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन 5 में से अगर एक भी आइटम आपको दिख रहा है, ट्रांसफर कर दो। ऑल दो इनके बारे में कुछ नियम कायदे कानून है, बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा कीजिए। P&L, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये 5 आइटम अगर आपको दिख रहे हैं लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड से खींच के इनको कहाँ लेके आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल में। यूं लेके आना है क्रॉस में, इधर से इधर, मतलब क्रेडिट साइड में लिखने हैं। अब एसेट साइड पे नजर डालेंगे। एसेट साइड पे नजर डालेंगे और वहां पे हमें क्या दिख सकता है, वहां हमें दिख सकता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L। तो यहां ले आएंगे। अमाउंट किस में लिखेंगे, ए में लिखेंगे, बी में लिखेंगे, राम मोहन सोहन घनश्याम जो भी पार्टनर है आपके, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें आप बांट दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने बेसिकली क्या किया, रिजर्व जो यहाँ पे थे वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किए पार्टनर्स कैपिटल के। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट, और इन सारे रिजर्व को हमने लाइन से क्या कर दिया, डेबिट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 5 जो आपने नाम बताए थे उनका नाम ये रहा, एंट्री में रहा। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पे लॉसेज दिए हुए थे उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हुआ डेबिट और ये लॉसेज आपके क्या हो गए, क्रेडिट। इसी को तो कहते हैं ट्रांसफर करना। जिसका डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया। इट मींस बैलेंस शीट हम क्या करने जा रहे हैं, जीरो करने जा रहे हैं। तो यहां तक हमने बैलेंस शीट में से क्या क्या आइटम उठाया है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज। तीन चीजें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। अभी बैलेंस शीट में और बहुत सारे आइटम हमारे पास हैं। उनमें से नेक्स्ट जो है कैश अकाउंट को हम टारगेट करेंगे। कैश और बैंक का जो बैलेंस है ना वो पहुंचा दो आप, कैश या बैंक अकाउंट जो आपने बनाया है। आपके पास जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में कैश या फिर बैंक का बैलेंस होगा, दोनों है तो दोनों के दोनों आप ट्रांसफर कर दो, किस में, कैश या बैंक अकाउंट में। यूं यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी। भाई अकाउंट यही है, इसमें यही चीज ट्रांसफर कर रहे हो तो बैलेंस बीडी के नाम से ही लिखोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट बनता है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर है तो आपने जो क्वेश्चन पिक किया अगर उसमें पार्टनर्स लोन है तो आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना के उसका बैलेंस जो है ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने का तरीका यही रहेगा, यूं यूं। ठीक है, लास्ट आता है हमारा हीरो, द इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट वन, जो इस चैप्टर का बेसिकली हीरो है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है सब कुछ। वो है रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपने कंप्लीट एक पेज के ऊपर उसका फॉर्मेट ड्रॉ किया है। करना क्या है आपको रियलाइजेशन में, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो बैलेंस शीट आपने ली है उस बैलेंस शीट में से कुछ आइटम तो आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो, जैसे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज का बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स लोन का बैलेंस। इन 5 आइटम के अलावा कुछ भी आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, कुछ भी आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो कहां पहुंचाओगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में। कुछ भी दिख रहा होगा, सर बिल्डिंग दिख रहा है, पहुंचा दो यहां, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, जो कुछ भी आपकी बैलेंस शीट में वही ट्रांसफर करना। टू स्टॉक, टू सर गुडविल भी दिया हुआ है, गुडविल भी ट्रांसफर करेंगे, हाँ जी। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ ट्रांसफर करना है। जो भी एसेट्स बची है वो सारी ट्रांसफर कर देंगे। बस यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखेंगे आप, डेटर्स आपको गिवन हो सकते हैं तो डेटर्स भी यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। अब डेटर्स में से सिर्फ प्रोविजन भी माइनस किया गया होता है तो क्या करें, माइनस करके ले या नहीं, नहीं सिर्फ डेटर्स का अमाउंट माइनस कीजिए, यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। प्रोविजन जो है वो इधर दिखाया हुआ है, ऑल्दो वो होता लाइबिलिटी है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, वो लाइबिलिटीज यहाँ चली जाएगी, बाई क्रेडिटर, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, बाई लोन
अकाउंट अदर देन पार्टनर्स लोन, पार्टनर की वाइफ का है, उसके भाई का है, या बैंक का है, या किसी थर्ड पार्टी का है, वो सब के सब यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। एंट्रीज की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में अगर हमसे एंट्री पूछे तो हम क्या करेंगे भी, सिंपल सी है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी स्टॉक गुडविल डेटर्स, ये रही रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, सब लाइन से हो जाएगी। ठीक है। डेटर्स बिफोर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेना ना भूले नोट्स का। ठीक है। स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेज अदर एसेट्स जो भी है सारी की सारी हमने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में। सर लाइबिलिटीज भी तो ट्रांसफर करी थी बेटा, तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी थी, उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ आपका, क्रेडिट हुआ ना। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और लाइबिलिटीज डेबिट हो गई लाइन से। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लोन फ्रॉम अदर देन पार्टनर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एनी अदर लाइबिलिटीज। डन, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है। तो स्टेप 1 जो है वो हमारी फॉलो हो गई है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 में हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है हमें टोटल 4 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, 4 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम क्या ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। सेकंड अकाउंट हम यहाँ पे बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसमें कैश और बैंक का बैलेंस ट्रांसफर होता है सिर्फ मात्र। ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ लोन का बैलेंस ट्रांसफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में अदर। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात होती है, जिस बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन क्लियर समझ में आ गए हैं वो क्लियर फॉलो करेगा और वो कहीं पे चुकेगा नहीं। कुछ बच्चे क्या होते हैं अपना दिमाग लगाते हैं तो वो चूक जाते हैं। फ्यूचर में आप कभी कहीं इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो आपकी एक स्किल चेक की जाती है कि आपको कोई काम दिया जाता है उसमें खुद का काम दिमाग कितना लगाते हैं आप। ठीक है, या फिर आप इंस्ट्रक्शंस जो है उनको कितना काटते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। आर्मी में बेसिकली यही चीज़ चेक की जाती है। आपको कह दिया गया गड्ढा खोदना है तो बस गड्ढा खोद दिया, आप क्यों खोदना है ये पूछना आपका सवाल नहीं है। तो आप चीज़ें सीख जाएंगे, तो सीखने के लेवल के ऊपर आपको यही काम करना होता है। सीखने के बाद जब आप टॉप लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ अपना दिमाग लगाना होता है आपको। सीख तो लीजिए। तो सीखने के ऊपर आपके पास सीधे से इंस्ट्रक्शन है अदर, मतलब जो इन 3 अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया वो सारा कुछ आपको कहाँ पे पहुँचाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पहुँचाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रह जाएगी बात, सिंपल है, साधारण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करेंगे, इसके बाद अगर आपके ये डाउट आते हैं गुडविल कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अरे भाई उन 3 के लिए तो नहीं बोला ना, तो रियलाइजेशन में जाएगा। पेटेंट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अदर लिख दिया, इट मीन सब कुछ यहाँ पे। उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। और स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छोड़ दीजिए उसके हाल पे, लोन अकाउंट को छोड़ दीजिए उसके हाल पे, कैश अकाउंट को छोड़ दीजिए उसके हाल पे। आप फोकस कीजिए किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाओ आप। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया था आपने, सर रियलाइजेशन अकाउंट का हमने कुछ ऐसा बना रखा होगा आपने, जो भी आपके एसेट्स है वो सारी एसेट्स आपने यहाँ लिख रखी होगी, जो लाइबिलिटीज़ है वो आपने यहाँ लिख रखी होगी। ठीक है, यहाँ तक का काम तो आपका हो गया। अब बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। आपने सारी एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स एक ग्लास लिया आपने जिसका नाम क्या रखा आपने, रियलाइजेशन। सारी एसेट्स को उठाया बैलेंस शीट में से और इस ग्लास में डाल दिया। सारी लाइबिलिटीज को उठाया इस ग्लास में डाल दिया, तो ना तो लाइबिलिटीज का बैलेंस बचा है ना एसेट्स का बैलेंस बचा है। इट मीन्स बैलेंस शीट तो क्लोज हो गई सर, और आपने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो क्लोज हो चुकी है भाई, बैलेंस शीट तो क्लोज हो गई, लेकिन 4 अकाउंट जिंदा है अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा, कैश का बचेगा, लोन का बचेगा, रियलाइजेशन का, तो उनका भी तो खात्मा करना है ना, तो उनका भी खात्मा करना है। अब हम क्या करेंगे, अब रियलाइजेशन जो है ना वो बोलेगा हाँ भाई सारी एसेट मेरे पास है, सारी लाइबिलिटी मेरे पास। अब बोलिए क्या करना है। तो अब लाइबिलिटी एसेट जो है वो मार्केट में के करके बिकना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, बिजनेस के पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए हमारा, डेबिट होना चाहिए। चलो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया, बिल्कुल सही बात आपने कही। टू क्या करें, एसेट जा रही है, लेकिन एसेट बोल रही है हम तो अब बचे ही नहीं है, हमारी जगह तो क्या है,
रियलाइजेशन में समा गए, तो रियलाइजेशन बोले हम एसेट की जगह लेंगे, तो एसेट की जगह क्रेडिट किसको करोगे आप, रियलाइजेशन को। तो ध्यान रहे जब एसेट बिकेगी तो रियलाइजेशन में इधर आप लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। अब ये सारी एसेट बिकेगी तो इनका नाम लिखते चले, बिल्डिंग इतने में बची, फर्नीचर इतने में बिका, ठीक है, स्टॉक इतने में बिका, ये चीज़ें लिखते चलिए। अब एक चैलेंज आपके सामने यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन जो है सम टाइम आपको ऐसे बोलेगा कि इतनी परसेंट एसेट जो है इतने परसेंट ज़्यादा पे, इतने परसेंट कम पे। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से वो चीज़ें क्लियर होगी आपकी। अगर सिंपल सा आपने क्वेश्चन लिया है तो कंसेप्ट तो यही कहता है कि भाई मेरे ये एसेट इतने पे बिकी, ये इतने पे बची, यहाँ पे लिख दीजिए। क्या जरूरी है सारी की सारी एसेट मार्केट में बिके, कैश में ही हमें पैसा रियलाइज हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सम टाइम ऐसे भी होता है किसी एसेट पे किसी पार्टनर का मन हो गया, बोले यार बाहर क्यों बेच रहे हो, मैं ले लेता हूँ ना, मैं ले लेता हूँ। तो उस केस में हमारे पास कैश नहीं आएगा, बट एसेट की जगह क्रेडिट कौन होगा, रियलाइजेशन, और कैश की जगह डेबिट कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है केस आता लास्ट में हमें पेमेंट किसको करना है, पार्टनर को। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो पेमेंट हमें कम करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर पहले से ही डेबिट हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैलेंस रिड्यूस हो गया, इसका बैलेंस कम हो गया तो इसको पेमेंट कम करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है कैश की जगह एसेट ले गया। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कैश के साथ आपको लिखना पड़े बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो एसेट की बात हो गई। अब बात आती है लाइबिलिटीज की। अब बात किसकी आती है, लाइबिलिटीज की बात आती है। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट से लाइबिलिटीज ये रही, इनका हिसाब किताब इधर होगा, या तो कैश में, या तो क्या होगा, कैश में, या फिर कोई पार्टनर बोल दे कि लाइबिलिटी जो है मैं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो एंट्री अपने आप बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब आपको समझना है इनमें से कौन सी एंट्री करनी है। अगर आपके दिमाग में पूरी चीजें पिक्चर की तरह बनी हुई है सामने कि हाँ ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में से एसेट्स जो है रियलाइजेशन में यहाँ चली गई, इन एसेट्स का हिसाब किताब जो है यहाँ होना है, या तो कैश में होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस शीट में से ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज यहाँ आई, इन लाइबिलिटीज का पेमेंट यहाँ पे हो रहा है, या तो टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे इमेज बना लीजिए, रात को सोते सोते आंख बंद कीजिए और सोचिए, जूम कीजिए कि बैलेंस शीट आपके सामने उठा के वो आयरन मैन की तरह उठा रहे हो, हाँ ये लाइबिलिटीज यहाँ रखी, अब इनका पेमेंट जो है यहाँ पे हो गया। कैश में करने के लिए कह रहा है तो कैश में पेमेंट कर देंगे, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। यहाँ से अगर एंट्री बनाना चाहे, अब अगर ये इमेज आपके दिमाग में सेट है, अगर कोई आपसे कहे कि लाइबिलिटी का पेमेंट किया गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, क्या एंट्री होगी, तो आप क्या कहेंगे, आप सोचेंगे कि लाइबिलिटी यहाँ होती है बैलेंस शीट में, यहाँ ट्रांसफर हुई, पेमेंट यहाँ होगा। तो यहाँ से देखते हैं आप, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा हुआ है टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। आपसे कहीं पार्टनर ले गया लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल ही तो है। ठीक है सर, रियलाइजेशन का काम तो हो गया, काम खत्म नहीं हुआ है रियलाइजेशन का भी। रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा है कि हमने कुछ एंट्री की जिनमें कैश अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी जिक्र हुआ है। भैया अगर आपने एसेट्स को मार्केट में बेचा है या पार्टनर लेके गया तो कैश बैंक या फिर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ है, तो इनके भी तो डेबिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए। तो आपकी ड्यूटी बनती है कैश अकाउंट जहां आपने बना रखा है, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखे टू रियलाइजेशन, जितना एसेट से रियलाइज हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखे टू रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। तो ये पोस्टिंग पहुंचा देनी है, सिर्फ पोस्टिंग पहुंचानी है। ठीक है, अब बात आती है पार्टनर्स लोन की। किसकी बात आती है, पार्टनर्स लोन की। सर आप स्टेप 2 में कह रहे हैं पेमेंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो पार्टनर्स लोन भी तो लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट भी तो करेंगे। उसका पेमेंट यहाँ से तो हो नहीं रहा है रियलाइजेशन से, उसका अकाउंट तो हमने अलग से प्रिपेयर किया है। चलो अलग से प्रिपेयर किया ना, तो उसका पेमेंट वहीं से ही करते हैं, पार्टनर्स लोन को डेबिट करते हैं। अब इसकी जगह रियलाइजेशन डेबिट नहीं हुआ है, कौन हुआ है, खुद पार्टनर्स लोन हुआ है। तो क्या करेंगे, बैंक। अब पार्टनर्स लोन हमारी बुक्स में जो हमने ट्रांसफर किया था वो था 10 रुपये। पेमेंट करने की जब बात आई तो हमें पता चला 11 रुपये पेमेंट करना है, 1 रुपये का इंटरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे 1 रुपये का जो नुकसान है ना, इसके लिए बीच में कूद के आएगा रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन क्या बोलता है, अपन इच भगवान है, अपन इच भगवान है।
सारी एसेट्स की जगह हम आएंगे, सारी लाइबिलिटीज़ की जगह हम आएंगे, इनकम की जगह हम आएंगे, एक्सपेंसेज की जगह हम आएंगे। तो जब भी डिसोल्यूशन की बात होती है तो स्टेप 2 में जब हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो जहाँ पे भी आपको लगे एसेट्स, लाइबिलिटीज, लॉस, एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट होने चाहिए, उनकी जगह रियलाइजेशन को टिका दो। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन आपका आ गया। तो अब इसकी जगह ये भी हो सकता है कि कैश में पेमेंट नहीं करके कोई पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो पार्टनर्स लोन जो था वो 10 रुपए का था, 11 पेमेंट करना है, तो 1 रुपया कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन में। ठीक है, किसी पार्टनर ने कहा ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। मोस्टली ऐसा ऐसे होता है, ए पार्टनर है और ए लोन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ए बोल रहा ठीक है मेरे कैपिटल से आप इसको एडजस्ट कर दो, तो वहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतना आसान है क्या स्टेप 2 फॉलो करना? हाँ, इतना ही आसान है, बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बातें क्या क्या ध्यान रखनी है? नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 क्या था? नोट नंबर 1 था स्टेप 1 के लिए कि जितने भी ट्रांसफर आपने किए हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल में, कैश अकाउंट में और पार्टनर्स लोन में, वो सारे के सारे बुक वैल्यू पे होने चाहिए। इट मीन्स बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी वैल्यू को आपको वहाँ पे लिखना है, अलग से कुछ भी वैल्यू नहीं लिखनी है, चाहे कहीं दिया हुआ हो। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट। स्टेप 2 की आप बात कर रहे हो कि सर फर्नीचर से जो कुछ रियलाइज हुआ वो लिख दिया हमने, मशीन का लिख दिया, बिल्डिंग का लिख दिया, सबका लिख दिया, बट समटाइम ये सिचुएशन भी तो हो सकती है यहाँ पे कोई एसेट है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा, तो कैश लिखें या पार्टनर्स कैपिटल लिखें, क्या करें हम उसके केस में? तो आपको देखना है वो एसेट्स टेंजिबल है या इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम, हमारा राइट होता है बेसिकली, वो गुडविल राइट है हमारा, पेटेंट राइट है हमारा, कॉपीराइट राइट है हमारा। तो ये सारे जो राइट है इनको हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट एनी टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 100% खुद से लिख देना कि कैश में रियलाइज हो गया बाय कैश। ठीक है, ऐसी अजम्पशन ले लेनी है, आपको अज्यूम कर लेना है कि बोल रखा है क्वेश्चन ने। इंटेंजिबल के केस में क्या मान के चलना है? 0। पहले क्या था, सबके केस में 0 ही मानते थे कि एसेट्स के केस में हमें 0 मान लेना है, बट फिर सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इंटेंजिबल एसेट्स के केस में 0 मानो, टेंजिबल में आप 100% रियलाइजेशन ये मान के चलेंगे। 100 रुपए का स्टॉक था तो वो मार्केट में 100 रुपए में ही बिका। ठीक है, इंटेंजिबल के केस में हम क्या मानेंगे? पेटेंट हमें दिया हुआ है 10 रुपए का, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ठीक है उधर बाय कैश हम 0 लिखेंगे पेटेंट का नाम लिख के। सर लाइबिलिटीज के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो 100% पेमेंट किया है आपने, क्या मान के चलोगे? 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इफ एनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेटल्ड म्यूचुअली, नो एंट्री इज टू बी पास्ड, नो एंट्री इज टू बी पास्ड। अगर कोई एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो जाती है, देखो एसेट जो है वो अगर कैश में रियलाइज्ड होती है तो क्या एंट्री लिखते हो आप? कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। ठीक है, और लाइबिलिटीज के केस में क्या क्या लिखते हो? सर लाइबिलिटीज की जगह रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और टू कैश लिख देंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एक लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ तो लाइबिलिटी की जगह रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। ठीक है, और पेमेंट में क्या दिया हमने? कोई एसेट दी, तो जा क्या रही है हमारे पास? एसेट्स। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। तो इस केस में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। अगर कोई कहे कि कुछ क्रेडिटर जो है स्टॉक लेके चले गए कि हमें स्टॉक दे दो हम सेटिस्फाई हैं, या फर्नीचर दे दो हमें, तो उस केस में हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। नोट नंबर 5 हम ध्यान देंगे, नो नीड टू पे ऑफ प्रोविजन। कोई कहेगा नहीं आपको, आपने कह दिया सर, पीछे आपने कहा था लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, लाइबिलिटीज के बारे में अगर क्वेश्चन हमारा, प्रश्न हमारा साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा कितना पेमेंट किया, 100% मान लेना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी क्या 100% पेमेंट कर दे? अरे भाई प्रोविजंस का पेमेंट किसी को नहीं करना होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो प्रोविजंस का कोई पेमेंट नहीं होता है। प्रोविजन तो हमने हमारी सेफ्टी के लिए बनाया है, लाइबिलिटी है। ठीक है, आप फ्यूचर होता तो हमारे काम में आता, फ्यूचर नहीं है तो अभी काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई पेमेंट प्रोविजंस का नहीं करना है। ये स्टेप 2 थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी भी सर हमारे जो है तीनों अकाउंट खुले के, चारों अकाउंट खुले हैं। कुछ बच्चों की बुक्स में 3 अकाउंट खुले हुए हैं, कुछ के 4, क्योंकि कुछ की बैलेंस, कुछ ने जो क्वेश्चन पिक किया था उसमें बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन था, कुछ के में नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट पे वापस। ठीक है,
स्टेप 2 तक अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई परेशानी आ रही होगी तो यही परेशानी आ रही होगी, जो परेशानी आती है उनका जवाब मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि नहीं मैंने क्वेश्चन जो सर पिक किया था उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एसेट से कितना रियलाइज हुआ या लाइबिलिटीज़ को कितना पेमेंट किया, कमेंट बॉक्स सबसे बढ़िया जगह है, यहाँ पे डाल दीजिए अपना डाउट, ठीक है। वहीं पे आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके रिप्लाई में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन रियलाइजेशन और डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज। अब होता क्या है, डिजोल्यूशन का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों से रिलेटेड इंडिविजुअली एक अलग से टॉपिक आएगा आगे आपके, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। बट ऑल्दो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खर्चे का पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, वेजेज अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। यहाँ पे डिजोल्यूशन के केस में आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। किसको डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है टू कैश या बैंक। क्यों किया, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे। टू क्या लिखेंगे आप, कैश या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन में। क्यों सर, क्यों, ऐसा क्यों, क्लास 11 में फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कहाँ ट्रांसफर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे कहाँ ट्रांसफर करते थे, P&L अकाउंट में। फिर क्लास 12 में आए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात हमने पढ़ी, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन। उसके बाद आपने पढ़ा P&L एडजस्टमेंट, कई बच्चों ने पढ़ा कईयों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, छोड़ो एक बार। फिर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे आपने पढ़ा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया। रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो कहाँ ट्रांसफर किए जा रहे थे, रिवैल्यूएशन में। ऐसे ही डिजोल्यूशन के केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब तक कितने अकाउंट आपने पढ़ लिए क्लोजिंग एंट्री करने के लिए, इन एंट्रीज को क्या कहते हैं अपन, क्लोजिंग एंट्रीज। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग एंट्री के काम में आया, P&L आया, P&L एप्रोप्रिएशन आया, P&L एडजस्टमेंट देखा हमने पास्ट एडजस्टमेंट के केस में, रिवैल्यूएशन देखा, और रियलाइजेशन अब हम देख रहे हैं। तो कई सारे अकाउंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो डिजोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्लोजिंग एंट्री का काम करता है। तो अगर आप क्लब करें तो आपकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू कैश। या सिंपल भाषा में अगर मैं इसको कहूँ तो मैंने आपको कहा ना, रियलाइजेशन कहता है अपन इच भगवान है, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। नार्सिसिस्ट कैटेगरी का बंदा है ये, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो पर समझता है, अब है भी भाई तभी समझता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, खर्चे का पेमेंट कर देना है। सम टाइम कोई पार्टनर बोल देगा कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने का, तो फर्म के लिए तो फिर भी खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट होगा, कैश की जगह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तू ले जा, तू करता रहना पेमेंट। सम टाइम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक, इसकी बात करेंगे अपन बाद में, ठीक है, आगे अलग से एक टॉपिक आएगा। फिर भी यहाँ पे अगर दे आई गई है चीज़ तो पूछ लेते हैं। सम टाइम क्या होता है, पार्टनर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि भाई डिजोल्यूशन का सारा खर्चा जो है ना वो मेरा है, ये प्रोसीजर मैं कंप्लीट करूँगा, तो मुझे फिक्स अमाउंट दे दो। उसके बाद एक्चुअल खर्चा हुआ तो वो खर्चा पेमेंट कर दिया फर्म ने, खर्चा था किसका, पार्टनर का, पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने। तो फर्म बोलेगी हम रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगे, हमारे लिए खर्चा नहीं, हम पार्टनर्स को ही पेमेंट किया हमने, तो पार्टनर को पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते आ रहे हैं, रियलाइजेशन में यहाँ पे आपने एसेट्स ट्रांसफ़र करी लाइबिलिटीज साइड से, यहाँ पे आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करी, लाइबिलिटी साइड से आई इधर से, ये इधर से, ठीक है। उसके बाद इनका सेटलमेंट आपने यहाँ कर दिया कैश या बैंक से, इनका सेटलमेंट आपने यहाँ कर दिया कैश या बैंक से, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस और लिख देना भाई यहाँ पे। तो ढूंढिए जो क्वेश्चन आपने पिक किया है उसमें कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस जितने हैं, तो खुद से लिख दीजिए रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश या बैंक। अब कैश या बैंक में लिखा है तो कैश या बैंक अकाउंट में पोस्टिंग होगी, टू क्रेडिट हुआ है ना, क्रेडिट साइड में, बाई रियलाइजेशन के नाम से। और अगर पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल में आप वहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये थे आपके डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस।
इतना अगर आपने कर लिया क्वेश्चन हो गया समझो आपको, क्योंकि अब आपको लास्ट में क्या करना है, पैकअप करना है। पैकअप में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पैकअप करेंगे हम रियलाइजेशन का। किसका पैकअप करेंगे, रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन अकाउंट के पास जाएंगे और कहेंगे देख भाई टोटल इतने से तो हुआ है डेबिट, मान लो 1 लाख से, ठीक है। क्रेडिट जो हुआ है वो हुआ 80,000 से, या मान लो 1,20,000 से। तो क्रेडिट कितना है, 1,20,000। तो दोनों साइड मैच करवानी है हमें, यहाँ 20,000 और बढ़ाना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। लॉस होगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी पैकअप के केस में। पैकअप के केस में आपको एंट्री क्या मिल रही है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। वही रिवैल्यूएशन वाली सी कहानी है। रियलाइजेशन का बैलेंस जो है वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देना इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में ट्रांसफर कर देना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेबिट बैलेंस हो, लॉस ऑन रियलाइजेशन हो, ठीक है, तब हम ये एंट्री करते हैं। क्रेडिट बैलेंस हो, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो, तो हम ये एंट्री करते हैं। पोस्टिंग 2 जगह जाएगी, ये बात आपको पता ही है। रियलाइजेशन में तो पोस्ट होगी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। सेकंड, तो रियलाइजेशन दोनों साइड से इक्वल हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, जो बैलेंस बचा था वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आगे बात करते हैं पैकअप में ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालते टाइम हम क्या करते हैं, आपकी क्रेडिट साइड में क्या आइटम है, पहले से आपका बैलेंस था, करंट अकाउंट का बैलेंस था, कुछ एसेट आपने आपने कुछ लाइबिलिटीज आपने ली होगी तो क्रेडिट हुआ आपका। कोई लॉस वगैरह आपने पेमेंट करने की बात की तो वहाँ से पैसा आया आपके पास। कोई एसेट आप लेके जा चुके हो, ठीक है, वो सब आ गया। तो सारी चीज़ें पोस्टिंग वहाँ पे। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, टू बैलेंस शीट करते आए थे। अभी टू बैलेंस शीट मत लिखना, टू कैश या बैंक लिखना। वहाँ पे क्या लिखना, टू कैश या बैंक। इट मीन्स आप एक एंट्री पोस्ट करने जा रहे हो यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक, ठीक है भाई मेरे। अब तेरा कोई बैलेंस नहीं बचेगा, तेरा जो भी बैलेंस था ये पकड़ कैश या बैंक में, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच जाए। कौन सा बैलेंस बच जाए, डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है। उस केस में पैसा मंगवाओगे आप, उस केस में पैसा मंगवाओगे कि तेरे लिए कुछ बचा नहीं, उल्टा फर्म तेरे मांगती है, लेके आना पड़ेगा। ऑल्दो हमने देखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बट सम टाइम डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तभी तो बिजनेस बंद करने की नौबत आई है बंधुवरो, ठीक है। जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो सकता वो आपने कर दिखाया। यही रीजन है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। लास्ट बात आती है कैश अकाउंट की। सर एक अकाउंट और भी तो ओपन किया था हमने, हाँ जी, कैश और बैंक अकाउंट किया था। उसका क्या करेंगे, कुछ ही नहीं करना, उसका टोटल करके देखना, इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। हाँ पोस्टिंग सारी पहुंचा दियो, जैसे यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में लिख देना होगा वहाँ पे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपने लिखी है तो पक्का आपका बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा। अब कई सारे बच्चों को यहाँ तक हो सकता है परेशानी आई हो, तो परेशानी जिन बच्चों को आ रही है उनको सिर्फ इतना सा काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है क्लास 12 की में। क्लास 12 की प्लेलिस्ट है शिखर 2.0, वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लेक्चर्स पे जाना है और 2 क्लासें देख लेनी है वहाँ पे। जो काम मैंने आपसे सामने बिठा के करवाया है यहाँ पे कि भाई मैंने कहा एक क्वेश्चन लीजिए, एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र कीजिए, फिर उसका रियलाइजेशन कीजिए, एक्सपेंसेस का पेमेंट कीजिए, पैकअप कीजिए, ये सारा काम वहाँ मैंने करके बताया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, उसकी हेल्प से। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे जाके आप क्लासेस ज़रूर से देखें, ताकि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सिर्फ क्या करना है आपको, 4 स्टेप फॉलो करनी है। 4 स्टेप फॉलो करते ही आपका जवाब आपके सामने होगा। अब क्वेश्चन आपसे चाहे एंट्री पूछे चाहे अकाउंट पूछे, दोनों बनाने के लिए आप बिल्कुल सक्षम और समर्थ होंगे। तो ये था पैकअप। तो अकाउंटिंग की बात हो गई है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ही एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, छोटे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं।
कि जब सेटलमेंट की बात आती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेक्शन 48 क्या कहती है कि वो सेटलमेंट जो है आपको कुछ इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, तो जब लॉस होते हैं फर्म को जब भी लॉस होते हैं तो वो लॉस का जो ट्रीटमेंट होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब दिमाग नहीं लगाना है अकाउंटिंग में, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग, वो तो अगर दिमाग लगाना चाहे, उनको जवाब चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, सारी की सारी एसेट्स कहाँ गई, रियलाइजेशन में। सारी की सारी लाइबिलिटीज कहाँ गई, रियलाइजेशन में। एसेट्स को बेच के पैसा कहाँ आया, रियलाइजेशन में। लाइबिलिटीज को बेच के पैसा कहाँ आया, रियलाइजेशन में। इट मीन सारे प्रॉफिट और लॉस का जो लेखा जोखा है वो किसके पास है, रियलाइजेशन के पास। तो लॉस जो है वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ होके जो फाइनल लॉस बचा वही आपको रियलाइजेशन दिखाएगा, या फिर पूरे लॉस को खत्म करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो दिखाएगा। तो हो सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट सेटलमेंट हो जाए, बट अगर आप कहें कि नहीं सर रियलाइजेशन से हमें लॉस ही मिला, तो वो लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, आपके पास आपको डिसोल्यूशन के केस में जो भी लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई जो है आप प्रॉफिट से करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रॉफिट अगर आपके पास इनफ ना हो, सफिशिएंट ना हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास जाने की। समटाइम ये सिचुएशन भी हो सकती है कि सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी डेबिट आ गया हो, वहां से भी भरपाई नहीं हो पाई हो, कुछ ही नहीं बच रखा वहां पे, तो हम पार्टनर को कहेंगे घर जा और पैसा लेके आ। लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो अपने घर से पैसा लेके आएंगे, ठीक है। इट मीन्स कोर्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट नहीं, बेसिकली डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या कह रहा है कि अगर आपके डेट जो है, आपकी लायबिलिटी जो है, आपके लॉस जो है, पेमेंट करने की अगर आपकी कैपेसिटी नहीं रही, आपकी कैपिटल से पहले वसूली की जाएगी, अदरवाइज आपके घर तक पहुंचा जाएगा। इट मीन्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उससे वसूली की जाएगी। तभी तो हम कहते हैं पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। क्या होती है, अनलिमिटेड। यही बात देखने को मिली हमें सेक्शन 48A में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी में सेक्शन 48 में ही सेक्शन 48B जो क्या कहती है, द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप द डेफिशिएंसीज शेल बी अप्लाइड द फॉलोइंग मैनर। अब जो फर्म की जो एसेट है ना, फर्म की जो एसेट है, इसके बारे में ये बात करता है 48B। ये इसके बारे में बात करता है कि भाई मेरे जो एसेट है फर्म की, पता चला पार्टनर डिसोल्यूशन हो रहा है, सारे पार्टनर दौड़ रहे हैं, भाई ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मेरा, ऐसा नहीं होता है। उन एसेट से सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं फर्म के डेट का। किसका पेमेंट करते हैं, फर्म के डेट का। इट मींस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। तो देखो रियलाइजेशन में एसेट ट्रांसफर करते हो, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे पेमेंट हो जाता है लाइबिलिटीज का इमीडिएटली। उनका पेमेंट होने के बाद हम करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आपको यहां से रीजन मिल रहा होगा कि सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से क्यों बनाया जाता है। तो अलग से बनाए जाने का रीजन ही यही है कि आउटसाइडर्स का जब आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं हो तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट नहीं होगा। पार्टनर्स लोन का पेमेंट तब होगा जब पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट हो जाए। ये कहती है हमें सेक्शन 48B, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट हम करते हैं आउटसाइडर्स का पेमेंट करने के बाद, तो उनके बराबर में इनको नहीं बिठाया जाता है। पार्टनर्स लोन के केस में पार्टनर्स लोन को बराबर में नहीं बिठाया जाता। आउटसाइडर्स का जो है ट्रीटमेंट जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता है। बच्चों को लग रहा होगा ये पार्टनर्स लोन अकाउंट हम अलग से बनाते हैं तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं भाई, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। उसको बोल रहा तू रुक यार, एक बार पहले बाकियों का पेमेंट हो जाए, तेरा पेमेंट करेंगे, पैसा बचेगा तो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम किसका करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का। तो यहां पे मिलेगा आपको टू पे कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट कर देते हैं। फाइनली द सरप्लस इफ एनी, इनका पेमेंट करने के बाद भी कोई सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हम तो यहाँ पे अकाउंटिंग में करते ही क्या है, पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट ये सरप्लस ट्रांसफर करने के बाद करते हैं, ठीक है। तो ये बात, तो पहले बाहर वालों का, उसके बाद घर वालों का। अब घर वालों में भी एक बंदा कि हाँ भाई तूने अलग से लोन दिया था, पहले उसका पैसा ले, फिर भाई सबकी कैपिटल का पैसा या प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो वो भी तुम ही लोग ले जाओ, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो आपके सामने यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, सेक्शन 49। समटाइम ये भी क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछ लेता है कि भाई प्राइवेट डेट का पेमेंट होगा पहले या फर्म का के डेट का पेमेंट होगा, कहाँ से, किसकी प्रॉपर्टी से, फर्म की प्रॉपर्टी से या फिर पार्टनर की प्रॉपर्टी से। तो हमें यहाँ पे ये पूछना जरूरी है।
तो अगर मैं बात करूं फर्म की प्रॉपर्टी से, तो फर्म की प्रॉपर्टी की बात सीधी सी है, पीछे हमने पढ़ लिया है। पहले क्या होगा, फर्म के डेट का पेमेंट होगा एक नंबर पे। उसके बाद एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस देन शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट और पेड टू हिम। तो डेट की बात हो रही है, प्रॉपर्टी किसकी है, फर्म की है। फर्म की प्रॉपर्टी से फर्स्ट पेमेंट किसका होगा, फर्म के डेट का। सेकंड पेमेंट किसका होगा, पार्टनर के डेट का। भाई बात तो यही है ना, समझ के घूम फिर के बात तो यही निकल के आ रही है। और पार्टनर के डेट का पेमेंट हो या उनकी कैपिटल का पेमेंट हो, भाई तुम कुछ भी करना बाद में चुकाते रहना। पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो समटाइम सिचुएशन क्या आ जाती है, फिर फर्म का लॉस बहुत बड़ा है, फर्म का लॉस क्या है, बहुत बड़ा है, और कोर्ट जो है पार्टनर के घर पहुंच गया कि भाई डिसोल्यूशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया, करने के बाद भी पैसा इनफ नहीं रहा, सफिशिएंट नहीं रहा, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। अब वहां जाके देखा तो कुछ लोग और खड़े हैं, पहले से कुछ लोग और खड़े हैं, वो बोले हमें भी पैसा लेना है, डायरेक्ट लेना है। आप तो घूम के आए हो, आप तो क्या आए हो, घूम के आए थे। पहले एक बिजनेस था, उस बिजनेस को आपने उधार दिया था, उस बिजनेस का लेना देना किससे था, मोहन से। तो वहां पैसा नहीं मिला, तब आप यहाँ पे आए। हमने तो डायरेक्ट पैसा ही किसको दिया था, मोहन को। अब पैसा पहले पेमेंट इनको होगा या इनको होगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मोहन की जो भी प्रॉपर्टी है उससे पहले इसके जो पर्सनल डेट है, डायरेक्ट डेट है, थ्रू फर्म जो है, उनका पेमेंट नहीं होगा, पहले इनका होगा। ठीक है, तो आपके आसपास अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, किसी को उधारी उधारी दी हो, तो आपको सीक्वेंस क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि कोर्ट में अगर मामला चला गया तो ऐसे नहीं है कि इसको पेमेंट कर दो उसको कर दो, तरीके से पेमेंट होगा भाई मेरे। ठीक है, पेमेंट क्या होगा, तरीके से होगा। तो फर्म पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी इज अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट। उसके प्राइवेट डेट जो है ना, डायरेक्ट जिनसे उनका रिलेशन है, उनका पेमेंट होगा। और सरप्लस अगर बचा तो फर्म के डेट का पेमेंट होगा। तो पहले इनका, बाद में इनका। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का केस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड। सर थोड़ी देर पहले कई सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आया था कि सर ने तो अकाउंटिंग के केस में क्या कहा, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज जो है वो ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं करना होता है। किया है आपने, बिल्कुल सही है, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट सम टाइम कुछ टीचर्स जो है वो मार्क्स काट लेते हैं उन बच्चों के जो 90+ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे नियम कायदा कानून ये कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की भी बात करेंगे। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है आपका, या फंड कह दीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एक कंटिजेंसी रिजर्व भी है। ये तीन रिजर्व जो है ये स्पेसिफिक रिजर्व है। क्या है ये, स्पेसिफिक रिजर्व है। ये तीनों रिजर्व जो है किसी स्पेसिफिक यूज के लिए, स्पेसिफिक मोटिव के लिए क्रिएट किए गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिजर्व है, जब डिसोल्यूशन हो रहा है उस डेट को कोई वर्कर आ गया और वो कंपनसेशन मांग रहा है, तो पहले प्रायोरिटी पे उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से उसका वर्कर का पेमेंट होना चाहिए। फिर अगर कुछ बचा तो वो रिजर्व, और वो कहाँ जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल में। बात तो सही है। सेम कहानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ है, सेम कंटिजेंसी रिजर्व के साथ है। तो डिसोल्यूशन के केस में जब हम ट्रांसफर कर रहे हो, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व से रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया, बट पूछा जा सकता है। नियम कायदे कानून यही है, यही समझ में आता है। तो अगर ये ट्रांसफर करने की बात आए तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, और वो बातें क्या ध्यान रखनी है समझिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। तो यहाँ पे मैंने कुछ केस लिए हैं। ठीक है, केस देखते जाते हैं, चीजें हमें समझ में आती जाएगी। तो सिचुएशन देखते रहिए, बातें सारी हमें समझ में आती रहेगी। सबसे पहला केस, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है, और आपको जल्दी है इस पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने की। और बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मान लो 20,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 20,000। इसके नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फो अबाउट
वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्या? नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में नीचे जो पैराग्राफ हमें गिवन होते हैं उनमें कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम तो क्या करेंगे भाई मेरे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जो भी पार्टनर है आपके यहाँ पे लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और इन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये जो भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट साइड में ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी आपकी। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड से ही रिलेटेड। ठीक है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज गिवन, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन था 20,000 से। कितने से गिवन था? 20,000 से। ठीक है, अब नीचे बोल रखा है क्लेम है इसके अगेंस्ट, तो आप बात समझिए, नीचे एक लाइन दी हुई है आपको, इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इट मीन्स बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 20,000। क्लेम जो है, क्लेम आ गया मान लो 10,000। कितने का क्लेम आ गया? 10,000 का। अब बात समझना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है आपके पास? 20,000 एज पर बैलेंस शीट। इसमें से 10,000 ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, 10,000 ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आंख बंद करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ नहीं भेज सकते। हमें 10,000 रुपये कहाँ भेजना पड़ेगा? रियलाइजेशन में भेजना पड़ेगा। कौन सी साइड जाएगा वो आपको पता ही है, लाइबिलिटी साइड में, तो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी लाइबिलिटीज आती है ना, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, सब ट्रांसफर होते हैं। वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर होगा, बट कितने से? जितने का क्लेम है। बाकी बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। इफ अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो एज पर बैलेंस शीट हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो था 20,000। ठीक है, क्लेम कितना है? क्लेम भी जो है वो भी 20,000 का ही है। तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 से। ठीक है, तो जितना क्लेम का अमाउंट है वो रियलाइजेशन में जाएगा। बात इतनी सी है। इफ अमाउंट ऑफ क्लेम मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप कह रहे हैं कि सर जो बैलेंस शीट है वो कह रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 20,000 है, क्लेम जो है वो आ गया हमारे पास 25,000 का। कितने का? 25,000 का। अब इस वर्कमैन कंपनसेशन जो 20,000 है इसका क्या करें? भाई क्लेम 25,000 है, रिजर्व कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, तो पार्टनर्स कैपिटल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। सेम कहानी होगी, ये जो आपका 20,000 है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 20,000 रुपये। हाँ, पेमेंट रियलाइजेशन से 25,000 का होगा तो बट ऑब्वियस है 5,000 का लॉस जो है रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में इतनी रामायण आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो इतनी सी बात रखनी है, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम हो तो उतना अमाउंट रियलाइजेशन में जाएगा, उतना ट्रांसफर करने के बाद कुछ और बच रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और अगर नहीं बच रहा है तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ऐसे ही बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहता है कि हमारा भी तनिक थोड़ा कुछ बता दीजिए, कोई जुगाड़ वुगाड़ करवा दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केस में हम क्या कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केस में हम क्या कहते हैं कि देखो होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपकी जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट दिखते हैं।
इन्वेस्टमेंट कंपनी मोस्टली इसलिए करती है कि यार देखो कैश में पैसा था, फिर बैंक में डिपॉजिट करवाया, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, सब खरीद लिया, अभी भी कैश में बहुत सारा पैसा पड़ा है, अभी यूज में नहीं आ रहा, अभी हमें बिल्डिंग की जरूरत भी नहीं है, फर्नीचर की भी जरूरत नहीं है, पड़ा पड़ा पैसा जो है नुकसान ही है, क्योंकि किसी से लोन वोन ले रखा है, ब्याज ब्याज भी देना पड़ेगा, तो कंपनी क्या करती है उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देती है। तो 50,000 कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए, या फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने, ठीक है फर्म की बात कर रहे हैं हम, इन्वेस्ट तो कर दिए, बट इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में किए हैं, ये इन्वेस्टमेंट कल को कम भी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बढ़ेंगे, बट कोई अनसर्टेनिटी की वजह से अगर ये कम हो गए तो कंपनी फर्म क्या कर रही है, रेगुलर बेसिस पे एक फंड बनवा रही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और हर साल प्रॉफिट में से एक सर्टेन पार्ट जो है यहाँ ट्रांसफर कर देती है। डिसोल्यूशन की डेट पे टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 10,000 है। इसका मोटो ये था कि कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कमी आई तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक रिजर्व है इसके सपोर्ट में। अब ऑन डिसोल्यूशन, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है ये कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा यहां, ठीक है, यहां ट्रांसफर हो गया। आपको पता चला बाद में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से पैसा रियलाइज्ड होगा, आपको पता चला इन्वेस्टमेंट से पैसा रियलाइज्ड हुआ 40,000 रुपए, कितना रियलाइज्ड हुआ, 40,000 रुपए, 10,000 का क्या हो गया, नुकसान। अब इसकी नुकसान की भरपाई बर्डन किस पे आ रहा है, रियलाइजेशन पे, जबकि इसके लिए स्पेसिफिक एक रिजर्व बना हुआ था। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केस में हम ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट अगर है तो इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो देखो इधर 50 इधर 40, 10,000 का बर्डन आ रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ पे 10,000 आ जाता है तो ये बर्डन इधर आया, इधर ये खा गया, दोनों साइड बैलेंस कर गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है इसको हमेशा ही आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, फिक्स रखना है कंसेप्ट हमारा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिसोल्यूशन के केस में हम कहाँ भेजेंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट केसेज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। अब डिफरेंट कुछ केसेज हैं, ठीक है, जिनको हमें डील करना है डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेज का। ये टॉपिक अलग से लेने के पीछे मोटो ये है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सम टाइम आपको डायरेक्ट एंट्रीज पूछी जाती है, डायरेक्ट क्या पूछी जाती है आपसे, एंट्रीज पूछी जाती है डिसोल्यूशन के केस में। तो उन एंट्रीज में डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है, आपके रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कह दीजिए, उनके बारे में पक्का पक्का पूछा जाता है। दैट्स वाई ये केस जो है मैंने अलग से ले लिया। सबसे पहला आपका केस आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन इट्स ओन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म का ही खर्चा है, फर्म ने पेमेंट किया, ठीक है, फर्म का खर्चा है। सबसे पहले तो ये देखिए खर्चा किसका है, फर्म का है सर, तो फर्म की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। पेमेंट किसने किया है, फर्म ने, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ, मतलब खर्चा किसका है, फर्म का, तो फर्म कहेगी भाई हमें तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही है हमारा खर्चा। हाँ कैश में हमें पेमेंट नहीं, हमने पेमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, पार्टनर ने किया तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बात आती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर हु हैज बियर सच एक्सपेंसेस। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, पेमेंट तो फर्म ने किया है, इट मींस फर्म को एंट्री करनी पड़ेगी, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर हु हैज बियर सच एक्सपेंसेस। सम टाइम आता है पार्टनर को खुजली मचती है, वो बोलता है कि मैं बियर करूंगा सारे खर्चे। अब भाई खर्चे तू बियर करेगा तो यहाँ पे फर्म तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं करेगी, क्योंकि फर्म का खर्चा ही नहीं है, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका कैपिटल अकाउंट क्यों कम किया जा रहा है, क्योंकि पेमेंट जो है वो फर्म ने किया है, पेमेंट किसने किया है, फर्म ने किया है। दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री हुई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश इफ फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 4 की, ठीक है, जो कहता है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर एंड बोर्न बाय द पार्टनर। पेमेंट किसने किया है? पार्टनर ने। बोर्न भी किसको करना है? पार्टनर को। तो फर्म को क्या लेना देना? फर्म कहेगी नो एंट्री, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई, तेरा खर्चा तूने पेमेंट किया, हमें माफ कर भाई। When a partner is paid a fixed amount for the purpose of bearing realization expenses and actual expenses are borne by the partner। क्या बात है? When a partner is paid a fixed amount for the purpose, अगर हम एक पार्टनर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, फर्म जो है किसी पार्टनर को पेमेंट करती है एक फिक्स अमाउंट और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, और पेड किसने किए हैं? for the purpose of bearing realization expenses and actual expenses borne by the partner। ठीक है, तो एक्चुअल खर्चा किसका होना है? पार्टनर का होना है। तो हमें तो क्या करना है, हमें यहां इतना दिमाग नहीं लगाना है। पार्टनर्स सॉरी, यहां पे फर्म कहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझिए इसको, एक पार्टनर था, ठीक है, बंटी। कौन था? बंटी। बंटी ने जोश जोश में कहा, चुल मची बंटी को। बंटी ने कहा कि डिजोल्यूशन का पूरा प्रोसीजर जो है ना वो मेरे हवाले कर दीजिए आप, पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है, डिजोल्यूशन का जो भी पेमेंट होगा खर्चा वर्चा अब मैं बियर कर लूंगा, आप तो मुझे क्या कीजिए 10,000 दे दीजिए। तो फर्म ने क्या किया? फर्म के लिए खर्चा है, फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया 10,000 से और बंटी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और बंटी को कहा देख खर्चे चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो तू पेमेंट करेगा। अब वो खर्चे ज़्यादा हुए या कम हुए, पेमेंट किसने किया है? बंटी ने किया है। तो यहाँ फर्म को कोई लेना देना नहीं है, फर्म इतनी ही बात करेगी, इससे ज़्यादा बात फर्म नहीं करेगी। केस नंबर 6 कहता है व्हेन अ पार्टनर इज पेड अ फिक्स अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ बियरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द एक्चुअल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्म के लिए जो खर्चा है वो क्या है? फर्म ने कहा एक पार्टनर को कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, मान लो 10 रुपए। कितने रुपए मिलेगा आपको? 10 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आगे सुनना, एक्चुअल जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो भी कौन पेमेंट कर रहा है? फर्म ही पेमेंट कर रही है। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो भी फर्म को ही पेमेंट करने हैं, इट मीन्स पार्टनर बियर नहीं कर रहा है। 5 रुपए यहाँ, तो फर्म के लिए टोटल खर्चा कितना हो गया? 15 रुपए का खर्चा हो गया फर्म के लिए। 15 रुपए का खर्चा इसलिए हो गया, एक तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो एक पार्टनर को जो पेमेंट करना है फिक्स अमाउंट वो, ठीक है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टनर, ऑल्दो यहाँ फर्म को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टनर का आपस में मैटर है। मैटर क्या है? इसको कोई पेमेंट करना था ए को, ठीक है, और इसके बिहाफ पे पेमेंट किसने कर दिया? बी ने। अब हम क्या कर रही है, पेमेंट किसका था? ए का, कर दिया किसने? बी से। ए के खाते से पैसे निकालो, ठीक है, और बी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। कि भाई तेरा खर्चा था, ठीक है, और पेमेंट किसने किया था? बी ने, तो तू बी को पैसा दे दे, सिंपल सी बात है। तो डिजोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हो गए हैं, मज़ा आ गया है। मज़ा आ गया है तो चलिए फिर एक छोटा सा काम और कर लीजिए, गिफ्ट है आपके लिए। इजीली ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर वगैरह डालिए, ओटीपी वगैरह जो है सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, लोकेशन ऑन रखना भाई हमारे, सब वेरीफाई करने के बाद आप पहुंच जाएंगे हमारी ऐप के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, इसके ऊपर। यहाँ पे खास आपको ये मिलने वाला है कि इन डिटेल अगर आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं जो यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं उनके अलावा अगर आप CUT पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। साइंस कॉमर्स सब कोर्सेज अवेलेबल है, या CBSE के नाम से एक अलग से कोर्स है जो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं है, ऐप के ऊपर मिलेगा। इसका आनंद उठाने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और यहाँ जो मिलेगा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके देखिए ऐसा क्या है, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। पेमेंट की जब बात करें, पेमेंट भी कुछ ही नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं है कि वहाँ जाके पेमेंट करना पड़ेगा देखने के लिए, सर सरप्राइज के चक्कर में इतना पेमेंट करवा दोगे, नहीं। फ्री जिली कोड अप्लाई करना बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, कोई चार्जेबल नहीं है। चलिए, आप लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर हमारी यूट्यूब क्लासेज भी आप ज्वाइन कीजिए, इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है। क्लास 12th जो है वो 7 बजे होती है, क्लास 11th जो है वो 8 बजे होती है। रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए आते हैं,
डिज़ाइन हमने आपके लिए एक टाइम टेबल कर रखा है, कौन से दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी बजे पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेगुलर जुड़े रहिए। और ज़्यादा हमारे बारे में जानना चाहते हैं, QR कोड स्कैन कीजिए। और ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ ही गई है, रिजोल्यूशन आपका कंप्लीट हो ही गया है, बस थोड़ा सा सपोर्ट और कर दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।